कहानी, खेल, पुस्तकालय, आदर्श वाचन और स्वच्छता की खटपट करते 2-3 महीने बीत गए। मैं अपने काम का हिसाब करने बैठा। मैंने किए हुए काम पर नज़र डाली। अभ्यासक्रम के गुजराती भाषा, इतिहास, गणित, विज्ञान आदि विषयों में से तो अभी कुछ नहीं हुआ। दूसरी कक्षाओं में तो काफ़ी काम हो चुका था। वह सब तो मुझे वर्ष के अंत तक पूरा कराना होगा। हमारे प्रयोग की यही शर्त थी। चलो, यह तो ठीक है, पर मैंने क्या क्या काम करा दिया है उसे तो देख लूँ। कहानी कहना बहुत अच्छी तरह चला था। उससे लड़के अच्छे खासे अनुशासित हुए थे। पर अभी चंपकलाल और रमनलाल को कहानी नहीं रुचती। राम जी और शंकर को कहानी बहुत सरल लगती है। रघा और माधो कहानी सुनते समय आंखें मटकाते हैं, उंगलियां नचाते हैं और दूसरों की नकल उतारते हैं। इनका उपाय तो अभी करना शेष है। हाँ, इतना सही है कि खेल खिलाने से बालक मेरे सामने खुलने लगे हैं, मुझे अपना विश्वस्त समझने लगे हैं, मुझसे बहुत भय नहीं खाते और खेल के बाद आदर्श वाचन बहुत ध्यान से सुनते हैं। पर अभी खेल के समय होने वाले शोरगुल में कमी नहीं आई। मेहनत तो खूब कर रहा हूँ, पर अभी पूरा रास्ता तय नहीं हो पाया। वाचनालय में अभी पुस्तकें थोड़ी ही हैं। अभी मैं पाठ्य पुस्तकों के बजाय पुस्तकालय रचने की बात माता पिता के गले नहीं उतार पाया। मुझे लगता था कि उन्हें भाषण देकर समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर अभी तो उनकी इतनी ही समझने की आदत पड़ी है कि बस पढ़ा दो। वे कुछ और सुनने को खाली नहीं हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आता। खैर, कोई परवाह नहीं। इसके लिए तो पीछे पड़ने से होगा। आज नहीं तो कल, अभी बहुत दिन पड़े हैं। मुझे लगा यह प्रयोग करना तो बहुत बड़ा महाभारत है। इसलिए जितनी हमारी कल्पना होगी, समझदारी और आदर्श होगा, उतनी ही गंभीर और बड़ी अकुलाहट होगी। मेरे मन को अनेक प्रश्न दुखी कर रहे थे। स्वच्छता को लेकर अभी कुछ नहीं हुआ था। टोपियों के मामले में भी कुछ नहीं हुआ था। 1-2 दिन तो लड़के ठीक ठाक कपड़े पहनकर आए, लेकिन बाद में वही स्थिति हो गई। नाखून फिर से फावड़े जैसे बढ़ने लगे थे। लेकिन इसे लेकर भी पीछे पड़ने के सिवा कोई रास्ता न था। समाज में नई आदत डालनी है, इसलिए इन कामों को धीरज से बार बार करने से ही होगा। और चिंता सिर्फ लड़कों की ही थोड़ी है। बड़े साहब भी अब उतावले हो गए थे। उनके भी तो अधिकारी और विरोधी होते हैं। वे यश के भागीदार बनना चाहते हैं, पर शीघ्रता और परिणाम दोनों चाहते हैं। उनकी मदद करने की शक्ति भी तो सीमित ही है। मेरे साथी अध्यापकों का मुझ पर कतई विश्वास नहीं है। वे तो मुझे अच्छा खासा मूर्ख ही मानते हैं। और हाँ, मैं थोड़ा बहुत होऊंगा अवश्य। वैसे मैं ठहरा अनुभवहीन, पर उनकी मान्यताएं और शिक्षण विधियां तो मुझे हरगिज नहीं चाहिए। उन्हें देखते ही मुझे डर लगने लगता है। इससे तो मैं जो करता हूँ वही सही है। मेरे विद्यार्थी मुझे देखकर भाग तो नहीं जाते। वे मुझे बहुत चाहते हैं, मेरा आदर करते हैं, मेरी आज्ञा मानते हैं। पर इन अध्यापकों के लड़के तो इनको देखते ही भाग जाते हैं और इनके पीठ पीछे इनकी नकल उतारते मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक भी लड़का पास आकर हंसते हुए प्रेम से इनके पास खड़ा तक नहीं रहता। वे कक्षा में चुपचाप हिले डुले बगैर बैठते हैं और जब बाहर निकलते हैं तब धमा चौकड़ी करते हैं। इस दृष्टि से मैंने बालकों को
यथोचित आज़ादी दी है। वे कक्षा में थोड़ी गड़बड़ कर लेते, उससे ज़्यादा गड़बड़ बाहर नहीं मचाते। पर वे अध्यापक मेरे बारे में ऐसा कहते हैं कि मैं इन बालकों को बिगाड़ता हूँ, अपने पक्ष में करता हूँ, सिर्फ कहानियाँ कहता हूँ, पढ़ाता नहीं, खेल खिलाकर आवारा बनाता हूँ। ठीक है, देखा जाएगा। मेरी दृष्टि से तो ये खेल और कहानी आधो आध शिक्षण है। ऐसा है, फिर भी मेरा काम विकट है, इसे मुझे ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा स्मरण रख कर ही मुझे अपना काम करना है। 12 की घंटी लगी और मेरी विचारधारा टूटी। और तब, हे भगवान, आखिर तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है। ऐसा बोलते हुए मैंने अपनी सारी चिंता उसे सौंप दी। कल की बात कल देखूंगा, ऐसा कहते हुए सो गया। प्रयोग की प्रगति। तीसरा माह शुरू हुआ। मैंने सोचा कि अब तो मैं अपना रोज का काम दर्ज करता चलूं, ताकि मुझे पता रहे कि सप्ताह भर में कितना काम होता है। इसके साथ ही मैंने 1 महीने के काम का आलेख तैयार किया। इससे मुझे डायरी की उपयोगिता का पता चला। यह डायरी लॉग बुक जैसी नहीं, वरन मात्र दिशा सूचक सूची थी। कहानी तो रोज चलती थी और खेल भी खेले जाते थे। बीच बीच में वार्तालाप, आदर्श वाचन और शारीरिक जांच भी चलती थी। वाचनालय की प्रवृत्ति भी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। मैंने अभ्यासक्रम के विषयों में से कुछ को हाथ में लेना शुरू किया। एक दिन सुबह मैं बोला, लिखो श्रुति लेखन। लड़के मेरी तरफ देखते रहे। शायद उनके मन में यह बात आई ही नहीं होगी कि मैं डिक्टेशन लिखाने, सबक करके लाने और देने, नक्शा पूछने और ऐसे ऐसे काम कराने वाला वैसा ही अध्यापक हूँ। और एक तरह से मैं वैसा अध्यापक था भी नहीं। उन्होंने मुझे वैसा समझा भी नहीं था। मैंने उनसे कहा, लिखो। बहुतों के पास पट्टी और पेंसिल नहीं थे। इनका या दूसरी किताबों से उनका काम नहीं पड़ता था। इस कारण से वे इनके बिना ही आने लगे थे। दूसरी कक्षा से मैंने पट्टी और पेंसिल मंगवाए और डिक्टेशन लिखाने बैठा। कईयों ने मुंह बिचकाए। कोई बोला, मास्टर साहब कहानी नहीं कहेंगे? कोई बोला, किताबें कहाँ चलती हैं जो आप उनमें से डिक्टेशन लिखाएंगे? दो एक बोले, पहले हमको देख लेने दीजिए जिससे गलतियां ना हो। मुझे लगा, बिल्कुल, ये सारे हैं तो पूरी तरह से पुराने ढर्रे वाली पढ़ाई में पनपे हुए। डिक्टेशन का पुराना अर्थ यह अच्छी तरह से जानते हैं, तभी वो इन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए ये भड़क रहे हैं और डिक्टेशन वाले अंश को पहले देखना चाहते हैं। मैं वाचनालय में से एक पुस्तक उठाकर लिखाने लगा। मैं पूरा एक वाक्य बोला, पर मैंने 2-4 शब्द बोले कि तभी लड़के शब्द सुनकर लिखने लगे और मैं जो वाक्य बोल रहा था उसे तो उन्होंने सुना ही नहीं। वे पूछने लगे, क्या बोले, क्या लिखाया मास्टर साहब? मैंने कहा, देखो, डिक्टेशन कैसे लिखा जाता है, यह बात मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं बोलूं तब तुम मेरी तरफ देखो और जो बोला उसे अच्छी तरह से सुनो, समझो और तब लिखो। इसके बाद दूसरा वाक्य सुनने के लिए मेरी तरफ देखो। मैं इस तरह लिखाने लगा, पर पुरानी आदत एकदम तो कैसे सुधरे। आगे चलते चलते तो सबकी यही नई आदत पड़ गई और फिर किसी को दोबारा नहीं सुनना पड़ता।
मैं भी सिर्फ एक बार बोलता, दोबारा दोहराता भी नहीं।